नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वह विषय है विज्ञान। आज हम विज्ञान के कुछ टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विज्ञान को शुरू करने वाले हैं। देखिए, विज्ञान को शुरू करने से पहले हमें यह समझना होगा कि विज्ञान कहते किसे हैं, क्या है विज्ञान और किस प्रकार से विज्ञान को परिभाषित किया गया है। विज्ञान, आज तक हमने यह देखा है, हमने यह सुना है कि प्रकृति से जो भी हमें रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं या फिर प्रकृति का ही क्रमबद्ध अध्ययन जो होता है, प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन एक महत्वपूर्ण शब्द है। अपने आप में एक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यह हमें इस प्रकार की परिभाषाओं से इंगित कराता है कि जिसे सरलता से कठिनता की ओर बढ़ाया जाए। जैसे हम यह बोलते हैं कि प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन। जैसे कि कोई भी बैटरी का सेल बना होगा तो वह एक ही दिन में तो लगातार नहीं बना होगा, उसके लिए भी अनेक प्रकार के छोटे छोटे रिसर्च हुए होंगे, उनमें भी कुछ ना कुछ कमियां पाई गई होंगी। या फिर जैसे कि एक हमारा घरेलू उपकरण है, पंखा है, कूलर है, ये एक ही दिन में यकायक हमें प्राप्त नहीं हुए होंगे। इनके लिए भी बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा अनेक प्रयत्न किए गए हैं और उसके बाद एक रिजल्ट्स मिला है हमें, और वह रिजल्ट सार्वभौमिक है, अर्थात उसे सभी ने स्वीकारा है, वह एक प्रमाणित है, तथ्य है और एक रिजल्ट्स है। उसके आधार पर तैयार की गई एक युक्ति है। सर्वप्रथम किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं, उससे के कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं, फिर उनमें कुछ त्रुटियां पाई जाती हैं और उन त्रुटियों का निस्तारण किया जाता है। जब जब उनका निस्तारण होता है तब इसका एक स्टेप बाय स्टेप इसे बढ़ता रहता है, हम इसके परिणाम की ओर बढ़ते रहते हैं। आज हम यह पढ़ रहे हैं विज्ञान। अब विज्ञान के लिए हमें हमेशा से यह एक परिभाषा बताई गई है कि प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान है। आज हम इसमें एक नया शब्द और जोड़ते हैं, थोड़ा सा इसे हम व्यापक बनाते हैं। इसे हम किस प्रकार से संपूर्णता के लिए, व्यापकता के लिए हम इसे किस प्रकार से समझ सकते हैं। हालांकि प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान होता है, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है, परंतु यदि हम यह कहें कि यह प्रामाणिक तथ्यों पर आधारित होता है, प्रामाणिक तथ्यों पर आधारित होता है और फिर इसके कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, अर्थात वह त्रुटिहीन होता है, उसमें त्रुटि नहीं हो, तो फिर हम उसे विज्ञान कहें तो शायद बेहतर होगा। अब विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं। जब हम कक्षा 5 के स्टैंडर्ड से ऊपर आए तब हमें यह बताया गया कि प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान है। उसके बाद कक्षा 10 तक हमने इस विज्ञान विषय को आराम से पढ़ा। उसके बाद कक्षा 10 से ऊपर आए तो हमें यह देखने को मिला कि इसकी भी कुछ शाखाएं होती हैं। इस विज्ञान को हम आसानी से पढ़ सकें, इसके लिए इसे कुछ शाखाओं में विभाजित किया गया। जैसे कि एक शाखा का नाम है भौतिक विज्ञान, इसी की एक शाखा का नाम है रासायनिक विज्ञान, या जिसे हम बोल सकते हैं रसायन विज्ञान। इसी की एक शाखा का नाम है जैसे कि जीव विज्ञान है। इसे ना केवल 3 भागों में ही विभाजित किया गया है, बल्कि इस विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं और इसे अनेक प्रकार से विभाजित किया जा चुका है। मतलब हम इसे किस प्रकार से इन्हें वर्गों में क्यों विभाजित किया है, अर्थात रसायनों का विज्ञान। रसायन विज्ञान का क्या अर्थ हुआ? रसायनों का विज्ञान, और विज्ञान का अर्थ क्रमबद्ध अध्ययन, अर्थात रसायनों का हमने जो क्रमबद्ध अध्ययन किया है वह किस क्षेत्र में आएगा? रसायन विज्ञान में। भौतिक वस्तुओं का हमने किस प्रकार से अध्ययन किया है? जैसे कि एक युक्ति है, या फिर हम जैसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कोई डिवाइस है,
पंखा है, कूलर है, लाइट है, फ्रीजर है, मिक्सी है, हीटर है, वे किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं और क्यों कार्य करते हैं, और वैसा ही कार्य कैसे किस प्रकार से संपादित कर पाते हैं। इन सभी के लिए हमने एक नया विज्ञान की शाखा को अलग से समझाया है, भौतिक विज्ञान। ठीक इसी प्रकार जैसे जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान जैसे कि एक छोटी सी जीव की कोशिका से लेकर उसके उत्तक तक, मांसपेशियों तक, और फिर उसके संपूर्ण शरीर के एक एक अंग तक। फिर हमने इस जीव को भी दो भागों में, इस जीव विज्ञान को भी दो भागों में विभाजित कर दिया। इसका एक भाग वनस्पति विज्ञान, इसी का है एक भाग वनस्पति विज्ञान, और एक भाग जैसे जिसे हम बोलते हैं बॉटनी और जूलॉजी। अर्थात एक भाग जो जीव में, जो हमें जीव की संपूर्ण व्यापकता का अर्थ स्पष्ट करता है, और एक भाग जो हमें इन सभी पेड़ पौधों या फिर वनस्पतियों का अध्ययन कराने के लिए लायक बनाता है। हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। वनस्पतियों में अर्थात पेड़ों में, एक छोटे पेड़ों में भी कुछ कोशिकाएं होती हैं, कुछ उत्तक होते हैं, और उसके बाद जैसे कि जाइलम उत्तक है, फ्लोएम उत्तक है, वह पेड़ को किस प्रकार से उसे प्रभावशाली बनाता है, उसे किस प्रकार से उपयोगी बनाता है। इन समस्त प्रकार से हमने विज्ञान को एक अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया है। अर्थात अब तक हम यह समझ चुके हैं, आप सब यह समझ चुके होंगे कि विज्ञान का अर्थ जो है वह प्रत्येक क्षेत्र को क्रमबद्धता के साथ जोड़ना है। जैसे कि इस विज्ञान से ही इतर एक सब्जेक्ट होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं सामाजिक विज्ञान, जिसे हम बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। अर्थात समाज का जो विज्ञान है उसे हम क्या बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान। और उससे का भी इसके आगे ये जो विज्ञान शब्द लगा है, ये यहाँ में यह अर्थ बताता है कि इस समाज का क्रमबद्धता से जो अध्ययन है वह क्या कहलाएगा, सामाजिक विज्ञान कहलाएगा। तो मोस्टली हमारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, उन सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में इन तीन सब्जेक्टों से, इन तीन विषयों से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। यही वो तीन विषय हैं जिनसे हमें प्रश्न पूछे जाते हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। हम इन तीन सब्जेक्ट्स का, हम इन तीन महत्वपूर्ण पार्ट्स का अलग अलग विस्तारित रूप से अध्ययन करने वाले हैं। आज हम इस विज्ञान के एक शाखा को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है, किस प्रकार से हमारे जीवन में यह काम आती है, और इसके जो प्रश्न हैं वह किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान का एक बेस स्ट्रक्चर क्या है, किस आधार पर भौतिक विज्ञान को हम समझ सकते हैं, और इसका ये शुरू कहाँ से होती है। हम शुरू करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान। हम शुरू करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान। जैसा कि हम किसी भी वस्तु को, जैसे यदि हम स्टार्ट करते हैं तो पहले हमें उसका जो बेस है उससे परिचित होना आवश्यक होता है। जैसे कि हम भौतिक विज्ञान में अनेक शब्द आपने सुने ही होंगे, जैसे कि बल है, त्वरण है, विस्थापन है, या फिर कार्य है, ऊर्जा है, विद्युत धारा है, चुंबकीय धारा है, चुंबकीय क्षेत्र है, या फिर जैसे हम बोल सकते हैं प्रकाश है, लेंस है, दर्पण है। ये समस्त भाग इस भौतिक विज्ञान के ही अध्ययन क्षेत्र में शामिल होते हैं। इन समस्त भागों को हमें भौतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में ही पढ़ना होता है। लेकिन इन सब को पढ़ने से पहले हम यह पढ़ेंगे कि इनका मात्रक क्या होता है। जैसे यदि किसी ने बोला कि यदि यह एक बॉक्स है, यह एक कोई कांच का बॉक्स है और यह एक समतल धरातल पर रखा हुआ है। यदि यह एक समतल धरातल पर रखा हुआ है तो फिर इसका जो भार है वह किस प्रकार से कितना होता है, या फिर यदि हम इसे इस दिशा में खींचें, इस दिशा में इसे धक्का लगाएं, इस दिशा में इसे यदि विस्थापित करें तो इस पर यहाँ से कितना बल लगाया गया है। जितना बल लगाया जाता है उस बल का एक निश्चित मान होता है।
अब हमने इस बॉक्स को आगे की ओर खिसकाने के लिए इस पर हमने कितना बल लगाया, जितना बल हमने लगाया वह इस बल का एक निश्चित मान है। जैसे कि मान लीजिए हमने यह जो एक बॉक्स है, यह बॉक्स 5 kg का एक बॉक्स है और इस पर हमने 4 न्यूटन का बल लगाया। ध्यान से देखना, हमने इस पर लिखा है 4 न्यूटन का बल लगाया। अब देखिए ये हमारे सामने एक रिजल्ट मिला है, यह 2 चीज़ से मिलकर बना हुआ है। इसमें 2 चीज़ें, एक तो इसमें है, एक इसका निश्चित मान है जो कि कितना है 4 है, और एक इसकी यूनिट अर्थात इसका मात्रक है। जैसे कि ये इसका क्या है मात्रक है। अब बल का मात्रक आप सभी जानते हो क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए इसका जो बल है वह है 4 न्यूटन। अब हम आज इस फिजिक्स में, इस भौतिक विज्ञान का जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है वह होता है मात्रक। हम इसका मात्रक किस हिसाब से यूज़ करें, जैसे कार्य के लिए मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान के लिए मात्रक क्या होगा, और त्वरण के लिए मात्रक क्या होगा, विस्थापन के लिए मात्रक क्या होगा। और इन सभी का मात्रक यदि हमारे ध्यान में होता है, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति दूध लाता है तो वह यह बोलता है कि मैं 5 लीटर दूध लाया हूँ, वह यह तो नहीं बोलेगा कि मैं 5 kg दूध लाया हूँ। अर्थात हर एक यूनिट्स को, हर एक जो कंटेंट होता है उसे हम जिस मात्रा में उसे नापते हैं उसका एक निश्चित मात्रक होता है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति की लंबाई है तो वह 5 फीट है तो वह 5 फीट होती है, ना कि वह 5 kg होती है। इस प्रकार से 5 फीट, 5 kg, 10 लीटर, 10 जूल, 70 अर्ग जो भी है वह इन सभी का एक मात्रक होता है। और मात्रकों को किस प्रकार से परिकलित किया जाए, मात्रकों को किस प्रकार से हम यूज़ में लेते हैं और किस प्रकार से मात्रकों को निकाला जाता है, आज हम इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए मात्रक होते किसके हैं, भौतिक राशियों के। मात्रक किसके मात्रक होंगे, मतलब यदि कुछ सामान होगा, यदि कोई वजन होगा तो ही हम उसे बोलेंगे ना 5 kg है। 5 kg अर्थात वह जो भी द्रव्यमान है वह 5 किलोग्राम के बराबर है, इसलिए हम उसे बोल रहे हैं 5 किलोग्राम। यदि कुछ होगा ही नहीं तो हम फिर किसे बोलेंगे कि यह कितना किलोग्राम है, या फिर कितना लंबा है, या फिर कितना किलोमीटर दूर है। यदि दूरी शून्य है तो फिर हम उसे कैसे परिभाषित करेंगे कि यह 5 किलोमीटर है या फिर 5 मीटर है, जो भी है। आज हम इन सभी मात्रकों का जो आधार होता है, मात्रक किसके होते हैं, मात्रक होते हैं भौतिक राशियों के। जैसे कि हमने देखा था बल है, त्वरण है, कार्य है, ऊर्जा है, ये सभी क्या है, एक भौतिक राशियां होती हैं। ये सभी एक भौतिक राशियां होती हैं और भौतिक राशियों से ही हम इन सभी के मात्रक निकाल पाते हैं। भौतिक राशियां। अब हम यह पढ़ेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। हमें इस भौतिक विज्ञान में कभी भी रटना नहीं है, हमें केवल समझना है। हमें अपने दिमाग की सिम को हमेशा खाली रखना है, उसे हमें हमेशा फ्री अप स्पेस रखना है, उसे कभी भी फुल नहीं करना है। यदि हम एक ही चीज़ को यदि रटेंगे तो फिर हम केवल कुछ चीज़ों को रट पाते हैं, बल्कि हमें संपूर्ण कार्य समझने के आधार पर करना है। हर एक कार्य को समझने के आधार पर ही हम करना है। अब देखिए भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, ऐसी राशियाँ जिनका मापन हो सके, जैसे कि एक दूरी है, दूरी एक भौतिक राशि है और दूरी का एक मापन भी हो सकता है। जैसे कि यह कोई एक स्थान A है और इसे एक स्थान दूसरा स्थान B, A और B के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, अब इसका एक निश्चित मान होगा, इस एक निश्चित मात्रा होगी और इसका एक निश्चित मान होगा। तो भौतिक राशियाँ वे होती हैं जिनका एक निश्चित परिमाण हो। अब देखिए यदि यह दूरी 4 मीटर है तो फिर अब इसमें 2 चीज़ें, ये इसका परिमाण है, यह इसका परिमाण है और यह इसका मात्रक है। अब परिमाण और मात्रक दोनों चीज़ से मिलकर जो चीज़ बनी है वह क्या होती है, परिणाम। अब ये परिणाम किस चीज़ का है, यह परिणाम आया है A और B, इन दो स्थानों के मध्य की दूरी का जो परिणाम निकाला है वह परिणाम कितना है, 4 मीटर। अब इस 4 मीटर में भी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक क्या है, 4 जो चीज़ है वह क्या है, परिमाण है, और m अर्थात मीटर,
4 जो मीटर है वह क्या है, इसका एक मात्रक है। 4 मीटर इसका एक पूरा परिमाण और मात्रक से मिलकर बना है परिणाम। ठीक है, तो ऐसी भौतिक राशियां जिनका मेजरमेंट हो सके उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक। ऐसी समस्त राशियां जिनका मेजरमेंट हो सके, जिन्हें हम निकाल सकें, जिन्हें इस प्रकार से ज्ञापित कर सकें कि यह वास्तव में है कितना, उसका कुछ ना कुछ एक निश्चित मान हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, भौतिक राशियां। जैसे बल है तो वह कुछ ना कुछ बल होगा, तो उसे हम बोलेंगे कि यह 5 न्यूटन है। यदि वह कार्य है तो वह कितना कार्य है, अर्थात हर एक का यदि मान निश्चित हो जाएगा तो फिर हम उसे इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि ये एक भौतिक राशियां हैं। ठीक इसी प्रकार अब भौतिक राशियां होती कितने प्रकार की हैं ये समस्त, जैसे कि एक दूरी है, दूरी भी एक भौतिक राशि है और विस्थापन भी एक भौतिक राशि है, कार्य भी एक भौतिक राशि है। अब ये भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं और किस आधार पर होती हैं, जैसे कि यदि किसी बच्चे ने 10th क्लास का एग्जाम पास किए हैं तो वह 11वीं क्लास में जाएगा, जैसे ने 11वीं क्लास का एग्जाम पास किए हैं तो वह 12वीं क्लास में जाएगा। मतलब एक बच्चे को प्रमोट करने के लिए एक निश्चित आधार है, एक निश्चित मान है, एक निश्चित वैल्यू है। मतलब उसका एक निश्चित आधार ये है कि उसके एक निश्चित क्लास के एग्जाम लिए जाते हैं और उसके बाद यह निश्चित किया जाता है कि अब वह किस लायक है। ठीक इसी प्रकार हमने इस भौतिक राशियों को विभाजित करने के भी कुछ आधार हैं। अब हम इन भौतिक राशियों को किस आधार पर अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा, इन भौतिक राशियों को विभिन्न भागों में क्यों बांटा गया, क्योंकि इनको सभी को ज्ञात करने का जो तरीका है या फिर ज्ञात करने के लिए जो आधार है वह अलग अलग है। जैसे दिशा, कुछ भौतिक राशियां हैं जिनमें दिशा आवश्यक होती है और कुछ भौतिक राशियां हैं जिनमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि हम यह बोल सकते हैं कि मेरा जो है द्रव्यमान है वह 5 किलोग्राम है, तो द्रव्यमान वह जो 5 किलोग्राम है तो यह इसमें किसी प्रकार की दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। या फिर यह बताया जाए कि एक स्थान ए और दूसरा स्थान बी। ठीक है, अब यदि हम यह बताया जाए कि बी जो स्थान है वह ए से इस दिशा में है, ठीक है, जैसे कि बी स्थान ऊपर है और ए स्थान यदि नीचे है, तो हम यह बता सकते हैं कि बी स्थान ए से उत्तर दिशा की ओर 5 मीटर है। अब इसमें हमें दिशा का ज्ञान आवश्यक हो गया, इसमें हमें दिशा को बताना आवश्यक हो गया। इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि हमें इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि बी उत्तर में है और ए बी के दक्षिण में है। यदि हम केवल यह कहते कि बी ए से 5 मीटर दूर है तो हमें यह नहीं पता होता कि यह किस दिशा में है। फिर यह बी यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था और भले ही यहाँ भी हो सकता था। किसी प्रकार से हो, यह केवल हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते थे कि बी जो है उसकी दूरी कितनी है, उसकी दूरी केवल 5 मीटर की ओर है। जैसे कि मैं यह बोलूँ कि मैं 100 मीटर चला, ठीक है, मैं 100 मीटर चला और एक इसी सेंटेंस को थोड़ा सा संशोधित करके बताया जाए कि मैं 100 मीटर उत्तर दिशा में चला। यदि यह कहूँ कि 100 मीटर उत्तर दिशा में चला तो फिर मेरी जो चलने की जो दिशा है वह एक निश्चित दिशा हो गई कि अब मुझे उत्तर दिशा में ही मेरा जो विस्थापन है वह उत्तर दिशा में ही हुआ है। अर्थात ऐसी राशियाँ जिनको बताने के लिए दिशा का मान आवश्यक हो वे सभी राशियाँ एक निश्चित मान से जानी जाएंगी, जिनका नाम होगा सदिश राशियाँ। जिनका नाम क्या होगा? सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ अर्थात वेक्टर, ठीक है, वेक्टर। और ऐसी राशियां जिनमें दिशा का कोई मतलब नहीं होगा, उनमें केवल और केवल उसके परिमाण का मतलब होगा, परिमाण का ही अर्थ होगा, वे सभी सदिश राशियां क्या कहलाएंगी? एक अन्य नाम से जानी जाएंगी जिसे हम बोलेंगे अदिश राशियां। क्या बोलेंगे? अदिश राशियां। इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि परिमाण व दिशा के आधार पर भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशियां और दूसरी अदिश राशियां। ठीक है, तो सदिश राशियों को हम सदिश राशियों के लिए दिशा का मान आवश्यक होता है और अदिश राशियों के लिए दिशा का मान जो है वो आवश्यक नहीं होता है। ठीक है,